नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष में। आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद फिजियोथेरेपी का महत्व। इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनुभा सिंघई को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैम, जैसे कि हम कोविड पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है। बेसिकली देखिए, फिजियोथेरापी जो है ये भौतिक चिकित्सा कहलाती है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ पे हम मेडिसिन या सर्जरी पे निर्भर नहीं होते। ऑफ कोर्स हम उसके बाद ट्रीटमेंट भी करते हैं और जनरली भी करते हैं, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो है पेशेंट को मूवमेंट तक वापस लेके आना। किसके थ्रू? एक्सरसाइजेस के थ्रू, और जिसको हम बोलते हैं कुछ मशीनें हैं हमारी जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, यानी उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनके द्वारा कोई क्षति नहीं होती है। और उन दोनों चीज़ों के साथ मिलाकर फिजिकल थेरेपी टोटल एक ब्रांच बनती है। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसको फिजियोथेरापी कवर करती है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें फिजियोथेरापी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस टाइप की कंडीशंस होती हैं मैम फिजियोथेरेपी में? देखिए, फिजियोथेरापी में हम लकवा जैसे एक कंडीशन है जो कि मेडिसिन पे एक लिमिट तक डिपेंडेंट होती है। उसके बाद जो रोल है वो पूरा फिजियोथेरापी का ही होता है। किन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम पेशेंट को आगे बढ़ना सिखाएं, अपने आप स्वयं पे निर्भर बनना सिखाएं, खुद बैठना, खुद चलना, खुद अपने कार्य करने के लिए सक्षम बनाएं, ये फिजियोथेरापी का रोल है। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में भी बहुत सारी, सिंपल ले लीजिए, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कई बार कोई मसल इंजरी हो जाती है गिरने की वजह से या अदरवाइज, उन सब में फिजियोथेरापी का रोल होता है। यहाँ पे हम भौतिक चिकित्सा जैसे बोलते हैं ना, यानी कि कुछ गर्म चीज़ों की मदद से, कुछ ठंडी चीज़ों की मदद से, कुछ स्पेशली बने हुए करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं जो कि बहुत सेफ हैं, उनकी मदद से, कई सारी हमारी दर्द निवारक मशीन्स हैं जो तक आप मानेंगे नहीं कि बड़े बड़े दर्द में, यानी कि डिलीवरी तक के पेन में यूज़ करते हैं हम उनको। तो उन सब मशीनों और एक्सरसाइज की मदद से हम कवर करते हैं। तो ये दो मोटी स्ट्रीम्स हुई, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरापी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापी बोलते हैं। इसके अलावा भी गायनिक, जैसे मैंने अभी कहा कि डिलीवरी के बाद और उसके पहले कैसे एक महिला वापस अपने नॉर्मल शेप में आए, कैसे अपनी वापस मांसपेशियों को सुचारू रखे, ये भी एक फिजियोथेरापी का पार्ट है। फिर कार्डिक फिजियोथेरापी भी होती है, यानी कि हम सुनते हैं बड़े बड़े ऑपरेशन, CABG यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, आप मानेंगे नहीं, उसके बाद भी फिजियोथेरापी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑपरेशन के बाद, किसी भी ऑपरेशन के बाद अगर मैं कहूँ, तो पेशेंट या एक पर्सन वापस अपनी दिनचर्या तक कैसे आएगा? आप ये नहीं मान सकते कि पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है 10 दिन बाद और अचानक घर जाकर वो अपने सारे काम करने लगे, तो यहाँ पे फिजियोथेरापी का रोल आता है। मतलब रिकवरी कैसे करेगा, इसमें फिजियोथेरेपी हमें हेल्प करेगा। मैम, किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी में, हम कैसा इलाज एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, फिजियोथेरापी में हमारा उद्देश्य है कि पेशेंट जितना हो सके स्वयं पे निर्भर रहे, किसी भी पर्सन या किसी दवाइयों पे निर्भर ना रहे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उसकी मांसपेशियों को वापस अपने नॉर्मल शेप में, अपने नॉर्मल फंक्शन में, हर मांसपेशी का अपना एक कार्य होता है ना। अगर हम कहें कुछ मांसपेशियों का काम है खड़ा रखना, तो वो काम उसका होगा, जो बैठने के लिए प्रेरित हैं उनको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो हर मांसपेशी को आप वापस ट्रेन करें, आपके वो तभी पॉसिबल है जब हम दर्द पे नियंत्रण रख सकें। अगर पेशेंट दर्द में है, कोई भी पर्सन दर्द में, आप सोचिए अगर मुझे यहाँ दर्द है तो मैं बोलूँगे आप 10 बार कि आप ये करिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिजियोथेरेपी में इन दोनों का एक बैलेंस होता है। कैसे इनिशियली एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर की गाइडेंस में की जाने वाली एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। एक्सरसाइजेज भी हो सकती हैं, और दर्द और बहुत सारी चीज़ों पे नियंत्रण रखने की भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मैम, तो फिजियोथेरेपी तो हो गया, पर कोविड में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? मतलब फिजियोथेरेपी एक अलग चीज़ है, कोविड एक अलग चीज़ है, सब इंग्लिश हिंदी दवाइयों पर भी निर्भर है। तो फिजियोथेरेपी क्या रोल निभाती है इसमें? हाँ, ये एक नई स्ट्रीम है जो हम आज बात करेंगे। बेसिकली देखिए, जैसे हमने कहा कि किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी इंजरी के बाद, किसी भी ऐसी तकलीफ़ के बाद जिसने आपके लाइफ पे बहुत अफेक्ट डाला है, आपके नॉर्मल वाइटल सिस्टम्स पे बहुत अफेक्ट डाला है, वहाँ पे फिजियोथेरापी का रोल होता है। तो कोविड में अगेन, जैसे कि अभी हमने रिसर्चर्स देखी कि कोविड बहुत सारे सिस्टम्स पे अफेक्ट डालता है, ऑलमोस्ट हर सिस्टम पे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी फेफड़े पेशेंट के। उन पे जो असर आया उस 10 से 15 दिन के दौरान, जो मिनिमम हम मान रहे हैं, वो इतना होता है कि वहाँ पे अगर हम फिजियोथेरापी के थ्रू उनको ट्रेनिंग ना दें, क्योंकि फिजियोथेरापी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेंड स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं,
तो अगर आप अपनी सांस लेने की मांसपेशियों को इतना ट्रेन नहीं करेंगे कि वो बाद में जाकर ऑक्सीजन के बिना आपको इतना ऑक्सीजनेट कर पाएँ कि आप डिपेंडेंट नहीं रहें, तो चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी हो जाती है तो भी। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पेशेंट्स दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाई लेने के बाद भी हमें अपनी बॉडी के लिए कुछ काम करना होगा, तो बिल्कुल। फिजियोथेरेपी हमारे लिए हेल्प करेगी। बिल्कुल। कोविड में अक्यूट फेज में भी जब पेशेंट एडमिटेड है या नहीं भी एडमिटेड है तो बलगम बहुत बनता है। हमने सुना होगा आपने कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि फेफड़ों में जगह ही नहीं है हवा की, ऑक्सीजन आने की। वहाँ बलगम बन रहा है, उसे निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है, उसको हम बोलते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। यानी कि हम थपथपा कर, सांस लेने की तरीका सिखाकर पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो बलगम को थूके और निकाले। जो नहीं निकला, आप मानेंगे नहीं कि अगर फेफड़े में बलगम है तो सर्जरी भी नहीं हो सकती, कोई भी। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल रहता है ड्यूरिंग कोविड। फिर आफ्टर कोविड फिजियोथेरेपी का रोल ये है कि जो भी आपने खोया इस दौरान, जो चीज़ें आपने भुगती, आपके सिस्टम्स पे जो इफेक्ट पड़ा, वो अब वापस हट जाए और आप अपने नॉर्मल लंग के साथ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ सकें। मैम, कोविड अगर किसी को है, उस दौरान फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करेगी पेशेंट के? कोविड के दौरान भी मैंने कहा, देखिए आप ऐसी एक्टिविटीज़ सीखेंगे अपने फिजियोथेरापिस्ट से जो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती। एनर्जी नहीं देना है इसीलिए हम बोलते हैं रेस्ट फेज में रहता है पेशेंट। लेकिन रेस्ट के दौरान भी एग्जाम्पल मैं दूंगी यहाँ पे, जैसे प्लास्टर लगता है, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर लगा, तो प्लास्टर के दौरान हम ये नहीं करेंगे कि आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो मांसपेशियाँ खराब हो जाएंगी, क्योंकि यूज़ इट और लूज़ इट, ये है हमारा रूल। तो ऐसे ही कोविड के दौरान भी जब पेशेंट है या पर्सन है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उस दौरान हम उसको क्या चीज़ें ऐसी करवाएं कि उसकी मांसपेशी सुचारू रूप से चलती रहे, उनमें ताकत रहे, नहीं तो वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर खोने लगेंगी। और साथ साथ लंग पे भी फोकस रखना है। एक सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं ब्रीदिंग की, छाती को फुलाने की, वो चीज़ों पे फोकस कराना ड्यूरिंग भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग और मतलब दौरान भी हम उसको कर सकते हैं कि अगर कोविड पेशेंट है और वो उस दौरान भी एक्सरसाइजेस कर सकता है, और अगर कोविड से वो गुजर चुका है तब मैम क्या प्रिकॉशंस और क्या किस तरीके की एक्सरसाइजेस? पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये बहुत ही नया नाम है, पोस्ट कोविड फिजियोथेरेपी बहुत नई चीज़ है, क्योंकि कोविड ही नई चीज़ है। लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए देखा गया क्योंकि जब हमने इस चीज़ को खुद मैंने अपने पेशेंट्स में फील किया, देखा, बहुत डिफरेंस आता है। आप इमेजिन करिए, अभी अगर कोई पर्सन है जो पहले जस्ट कोविड से निकलकर उसकी सांस इतनी फूलती थी कि वो चलना ही नहीं शुरू कर पाता था, वॉकिंग बोला उसको कि अब आप पैदल चलिए, और वो 2 मिनट भी नहीं चल पा रहा है। तो वहाँ पे जब हमने ये फोकस किया कि आपको सांस लेने की ताकत की एक्सरसाइजेस सिखाई गई, आपको कैसे अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की चीज़ें बताई गई, और उसके बाद जब आपने उनसे पेशेंट ने फॉलो किया तो 10 से 15 दिन में अभी वो आराम से 15 मिनट चल पा रहा है। तो ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ अभी मैंने कुछ ऐसे यंग पेशेंट्स भी देखे जो हार्डली 26-27 साल के हैं, लेकिन क्योंकि पोस्ट कोविड, अब कोविड से वो गुजरे, मांसपेशियों में दर्द रहा, अकड़न रही, अब उन्होंने रेस्ट करा, तो अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी तरह से एक जाम फेज में चले गए। फिजियोथेरेपी यहाँ रोल प्ले करती है कि कैसे उन मांसपेशियों को अपनी लचीलेपन तक लेके आएँ, कैसे उनमें ताकत बढ़ाएं, और कैसे उनका एक बैलेंस बनाएं, ताकि जो हम या आप जैसे यंग पेशेंट्स भी हैं अगर वो वापस बिस्तर पे या अपने कमरे में लाइफ के कुछ साल ना गुजारें। मैम, जब पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं वो फिजियोथेरेपी लेते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगर वो बीच में छोड़ देते हैं फिजियोथेरेपी लेना, तो फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या दुष्परिणाम होंगे उसके? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, फिजियोथेरेपी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है ना कि जिसको आपने नहीं लिया तो साइड इफेक्ट होगा। फिजियोथेरेपी एक गाइडेंस है, एक ट्रेनिंग है, और ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड में तो कोई भी मशीनों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ हर मरीज़ के असेसमेंट के द्वारा, असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। किसी को सिर्फ फेफड़ों की तकलीफ़ है, सांस फूलने की तकलीफ़ है, किसी को बहुत ज़्यादा बलगम आने की तकलीफ़ है, किसी को सब कुछ ठीक है लेकिन हाथ पैर में दर्द की तकलीफ़ है, किसी को चलने फिरने में थकान होती है। तो हर पेशेंट अलग है, इसलिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट का। उसके बाद जब हमने असेसमेंट किया, हमने आपको ट्रेन किया कुछ दिन, 10 से 15 दिन काफ़ी होते हैं। उसके बाद आपको खुद ही दोहराना है, तो छोड़ने जैसी कोई चीज़ तो आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने सीख लिया है, अब वो आपकी दिनचर्या का पार्ट बन गया। अब आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ समय में एक गाइडेंस लेंगे एक्सपर्ट का, वो काफ़ी रहेगा। मैम, हर कोविड पेशेंट को फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए कई बार सिम्टम्स तब आते हैं जब काफ़ी समय हो जाता है।
शुरू में समझ में नहीं आता। तो अगर आप एक कंसल्टेशन भी लेते हैं, अगर आप एक बार भी समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है और आपको क्या क्या चीज़ें अपने रूटीन में डालनी है, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई समय नहीं लेती कि आपको 2 घंटे लगेंगे या नहीं। अगर आप एक बार भी उस चीज़ को सीख लेते हैं तो बिना किसी डाउट के आप अपनी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैम ये कैसे पता चलेगा कि उस कोविड पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि आजकल सब अपने घर में डॉक्टर्स होते हैं, वो खुद ही अपना इलाज करना बेटर समझते हैं, और कोविड एक ऐसी चीज़ है कि वो एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, तो कैसे पता चलेगा कि फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहला क्लियर कट सिम्टम यही है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इवन अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट आ गई आपकी, आपने वो फेस क्रॉस कर लिया अक्यूट वाला, लेकिन फिर भी अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप दैनिक कार्य करते हैं और आप थक जाते हैं जल्दी, आपकी सांस फूलने लगती है, तो पहला इंडिकेशन है कि फिजियोथेरापिस्ट का गाइडेंस अब ज़रूरी है। क्योंकि फिजियोथेरापी में हम अपना टारगेट सेट करते हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो खास होती हैं, उन पे हमको फोकस रखना पड़ता है और वो जनरलाइज नहीं होती। यहाँ पे कुछ स्पेशल है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर एक स्पेशल टाइप का ब्रीदिंग एक्सरसाइजर है। इसके थ्रू आप अपने फेफड़े को फुलाएंगे और कितना फुला रहे हैं ये हमको निर्धारित पता चल रहा है कि आप कितनी हवा ले रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इतनी हवा लेने लगते हैं फिर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। 3 से 5 सेकेंड अगर आप अपने फेफड़े में हवा रोक पा रहे हैं तो निर्धारितली समझ में आएगा कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक पेशेंट पहले 2-3 दिन सिर्फ एक बॉल उठा पाता था, दूसरी नहीं, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करा, जैसे उसको बताया गया कि दिन में 4 से 5 बार इसको करिए, और उसने किया, तो 10 दिन बाद वो दूसरी बॉल को भी उठा पा रहा है, अगले हफ्ते वो उसको रोक पा रहा है। तो ये कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के फेफड़ों को ट्रेन कर रहे हैं, पूरी क्षमता। आपको पता होगा कि फेफड़े की क्षमता बहुत होती है ना, वो इतना फूल सकता है, एक गुब्बारा है, एक बलून है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उतनी ही सांस लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत होती है, जितना काम चलता है। पोस्ट कोविड ये चीज़ और दिक्कत करती है, क्योंकि कोविड बेसिकली फाइब्रोटिक कर देती है, लंग फाइब्रोसिस, यानी कि लंग को आपने एक पिंजरे में जाम कर हाँ कैद कर दिया, जाम कर दिया, अब वो फैल नहीं पा रहा। फिजियोथेरापी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टारगेटेड होती हैं कि हम आपके फेफड़े को कैसे फुलाएं पूरी तरह से। दर्शकों, जैसे कि मैम ने बताया है कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी, अगर आप अपने स्वयं की बॉडी के शरीर का काम करने में असमर्थ हैं तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और कोविड में कई बार इतनी वीकनेस आ जाती है कि हमारे हाथ पैर घुटनों में दर्द होने लगता है, इसके लिए आवश्यकता है कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। मैम ये तो हो गया कि पोस्ट कोविड क्या होता है, मैम किस तरीके के कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं थेरेपी में? पोस्ट कोविड यानी कोविड के उपरांत जब हम फिजियोथेरापी टारगेट करते हैं ना, तो 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, मांसपेशियां सांस लेने की, उनको सुचारू रूप से चलाना। आपने ध्यान दिया होगा कि हम कई बार सिर्फ ऊपरी तरह से सांस लेते हैं, यानी कि कई बार हमें लगता है कि हम छाती के ऊपरी भाग से या कंधों से सिर्फ सांस ले रहे हैं, हम पेट फुलाकर सांस नहीं ले रहे हैं। सही तरीका है कि आप कैसे पेट फुलाकर, छाती फुलाकर सांस लें, तो वो हम पेशेंट को रीट्रेन करते हैं। जैसे लकवे के पेशेंट में हम उसको चलाना सिखाते हैं, कोविड के पेशेंट में हम उसको सांस लेना सिखाते हैं सही तरीके से, और ऐसे कि उसको फ़ायदा हो। पर मैम भारत में तो सब ऐसा है कि वो जानते हैं कि हमने तो बचपन से ही सांस लेना सीखा हुआ है, तो ये मेंटलिटी कैसे हटाएंगे? नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए अब जैसे सबके घरों में पल्स ऑक्सीमीटर होने लगा है, आप सैचुरेशन अपना मॉनिटर कर सकते हैं, आप हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा पहले और बाद में। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, सैचुरेशन ड्रॉप होगा या नहीं होगा। तो मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छा फीडबैक होता है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं और फिजियोथेरापिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैम किस टाइप की ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब सांस की किस तरह के व्यायाम फिजियोथेरेपी में बताए जाते हैं पेशेंट्स के लिए? सांस लेने में ना, एक जैसे मैंने कहा स्पायरोमीटर, ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है, और ये स्पायरोमीटर आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है, ऐसी चीज़ नहीं है, और ख़ासतौर पे कोविड में तो बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, जैसे कि हम साथ है वगैरह, जो 1000 स्पायरोमीटर्स डोनेट कर रहे हैं पेशेंट्स को, उनके थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी आपको मदद मिल सकती है सीखने में भी और इक्विपमेंट में भी। इसके अलावा सिंपल चीज़ें, जैसे ये है बलून, एक गुब्बारा, गुब्बारे को फुलाने की एक्सरसाइज। इससे क्या होगा कि जो आपने सांस अंदर ली है फेफड़े के अंदर, वही वो बाहर फेंकेगा, जितना फेफड़ा फूलेगा उतना ही रिलैक्स करेगा। तो जब पेशेंट दिन में 4 से 5 बार एक गुब्बारा फुलाने की कोशिश करता है, तो अगर कुछ भी बलगम अंदर जमा होता है, फंसा होता है, तो वो धक्के से ऊपर आ जाता है, वो पेशेंट कफ करके उसको निकाल सकता है। फिर ये एक देखिए स्ट्रॉ है,
आसानी से अवेलेबल हो जाता है। स्ट्रॉ के थ्रू आप पानी में बुलबुले फुलाने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी दूर कुछ थर्माकोल की चीज़ें रखकर उसको फूकने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ भी और दूर भी। ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो ट्रेन करेगी। और कैंडल्स को हम थोड़ी थोड़ी दूरी जो बढ़ाते जाएंगे उसमें पेशेंट को फूक कर बुझाने की सलाह देते हैं। जब वो फूक पा रहा है यानी वो खांस भी पाएगा और बलगम निकाल भी पाएगा। मैम ये एक्सरसाइज के लिए कोई एज फैक्टर, कोई नहीं, आयु बिल्कुल फिक्स भी तो नहीं है, ये बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं? हाँ, हर कोई कर सकता है, बस ध्यान रखना है कि सही तरीके से करना है। अगर आपने इसको गलत तरीके से किया तो हो सकता है आपको घबराहट, थकान ऐसी चीज़ें लगे। अगर आप सही तरीके से गाइडेंस में और ट्रेनिंग से करेंगे तो हर कोई कर सकता है। मैम एक शब्द आता है फिजियोथेरेपी में, कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग का, इसका क्या मतलब है? देखिए, स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है ताकत बढ़ाना, और मांसपेशी की ताकत बढ़ाना। जो मांसपेशी सबसे कमज़ोर है, बोलते हैं ना, कमज़ोर कड़ी को छांटना, ये फिजियोथेरापिस्ट का काम है। और उस कमज़ोर कड़ी को ट्रेन करना ताकि वो बैलेंस बनाकर रखे पूरी बॉडी का। अगर आपके पंजे में दर्द है या पंजे में मांसपेशी वीक है तो ये मानिए आपको घुटने में भी दर्द आएगा बहुत जल्दी, और फिर कमर में भी आएगा, क्योंकि वो एक चेन है। ऐसे ही हम अगर बात करें पोस्ट कोविड पेशेंट्स की, तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिंपल चीज़ें नहीं कर पाते। सांस फूल रही इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, या दर्द होता है घुटने में इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, या कमर में अकड़न लगती है इसलिए नहीं चल पा रहे। ये हमारा काम है, हम आपको बताएंगे कि किस वजह से आप नहीं चल पा रहे हैं। चलना ज़रूरी है, तो उस स्ट्रेंथनिंग वहाँ पे काम आती है। स्ट्रेंथनिंग का मतलब मांसपेशियों में ताकत देना, जितना आप सस्टेन कर सकें, जितना आपके लिए ठीक हो और जितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, कई बार एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, कई बार पेशेंट क्या करता है, एक्सरसाइजेस बोलो तो वो खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। वज़न के साथ, थोड़े से वज़न के साथ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तभी ताकत आती है मांसपेशी में। वज़न का जब भी हम वेट का बात करते हैं तो लोगों को एक ही चीज़ दिखती है, जिम। वो हाँ, और मैंने मतलब जो कोविड पेशेंट्स जो अपने जनरली हम अपने आसपास देखते हैं, वो आफ्टर जस्ट कोविड से रिकवरी होने के बाद वो जिम जाने लगते हैं, खुद से एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? फिजियोथेरापिस्ट की गाइडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्नेहा, क्योंकि एक्सरसाइज और एक्सर्शन में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। कब आप एक्सरसाइज करते करते अपने आप को एक्सर्ट कर लें, और ख़ास तौर पे आपने सुना होगा पोस्ट कोविड कई बार हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर तक चीज़ें पहुंची हैं, वो इसी केयरलेसनेस का नतीजा होता है। अगर आपने पिछले महीने भर कुछ भी नहीं किया, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हुई है, आपकी लंग, फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं कर पाता है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन चाहिए है, उस मांसपेशी को ऑक्सीजन चाहिए है। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप जाके एकदम से दौड़ना शुरू कर देते हैं, ट्रेडमिल करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपने बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ अपने पैरों की, अपनी थाइज़ की यूज़ करी, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है फेफड़ा, तो क्या होगा? सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन दर्द बढ़ सकता है। यहाँ इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं गाइडेड, यानी कि आप 5 मिनट शुरू करें, 7 मिनट शुरू करें, 10 मिनट बढ़ाएं, 15 मिनट बढ़ाएं, और हम देखें कि आपका सैचुरेशन कितना है। तो इसलिए एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट जो कि इसी में ट्रेंड है, उनका हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा है अपने आप डॉक्टर बनने के। मैम एक चीज़ जो होती है, जैसे भी हमें कभी भी बॉडी पेन होता है, बहुत लोगों को तो कोविड हुआ और चला गया, उन्हें पता भी नहीं चला, पर बॉडी पेन सबको है, तो वो सबसे पहले एक पेन किलर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या एक अपन मनोस्थिति माने कि वो क्या सोचते हैं कि हमने दवाई ली और फिर उसके बाद, या हमें डॉक्टर के पास जाना था, इस सोच के बीच में आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो पेन किलर पर ज़्यादा भरोसा करते होंगे एज़ कम्पेयर टू कि मैं कोविड के बाद फिजियोथेरेपी लूँ। कोविड की बात करें या वैसे भी बात करें, पेन किलर्स पहले मैं कहूँगी कि कभी लोकली एक्ट नहीं करते, यानी कि वो पूरी बॉडी पे असर डालते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है तो ऐसा नहीं है कोई पेन किलर जो सिर्फ कमर पे जाके असर डाले। अगर स्थिति काबू के बाहर है तो बात अलग है, अदरवाइज हमेशा ये चांस होता है कि हम लोकल सिम्टम पे काम करें, यानी अगर दर्द घुटने का है तो घुटने की मांसपेशी पे ही काम करना सार्थक रहेगा, रादर देन पूरे ओवरऑल करना। तो हमको इसीलिए पेन किलर्स पे डिपेंडेंस कम करने के लिए फिजियोथेरापी में हम कुछ मशीनों की सहायता लेते हैं। पोस्ट कोविड भी हो सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पोस्ट कोविड मरीज़ को हम ये मशीन नहीं दे सकते हैं दर्द कम करने के लिए, दे सकते हैं, वो बहुत सेफ़ है। या फिर घर पे अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं गुनगुने पानी की मांसपेशियों के दर्द के लिए, उसके बाद एक्सरसाइजेस पे डिपेंडेंट रहें, ना कि किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट।
दर्शकों, जैसे कि मैम ने बताया कि किस तरीके से हमें डिफरेंस करना है, हमें देखना है कि हमारे शरीर में जो दर्द है वो पेन किलर से जा सकता है या फिर हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। स्पेशली कोविड के केसेस में डॉक्टर की सलाह बहुत ही ज़रूरी है। मैम, ये तो हो गया कि डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, हमें एक्सरसाइजेस करना, हमें जिस बॉडी के पार्ट पे एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या डाइट और फिजियोथेरेपी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे हाँ से? बिल्कुल, देखिए एक्सरसाइज है तो डाइट की ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी को पोषण चाहिए, ऑक्सीजनेशन चाहिए तो पोषण भी चाहिए। तो डाइट सिर्फ, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अचानक उन्होंने एक डाइट बंद कर दी और एक डाइट शुरू कर दी, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दिया या जो भी करा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं किया तो फ़ायदा नहीं होगा। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से डाइट नहीं लिया तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन होता है। उसके हिसाब से तो एक डाइटिशियन और फिजियोथेरापिस्ट की सलाह से ही अपने प्रोग्राम को बनाएं। मैम, एक शब्द और होता है फिजियोथेरेपी में, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। हाँ। तो उसके लिए आप क्या एक्सरसाइजेस और क्या गाइडेंस देती हैं? जी, कार्य क्षमता यानी एंड्योरेंस, आपकी बॉडी का एंड्योरेंस, यानी आपकी बॉडी कितने टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी बिना किसी सिम्टम के। सिम्टम कुछ भी हो सकता है, पसीना आना, घबराहट होना, थकान महसूस होना, पेन होना, सांस फूलना, ये सब सिम्टम आते हैं जब हमारी कार्य क्षमता नहीं कर पाती, बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती। उसके लिए एरोबिक कंडीशनिंग ज़रूरी होती है। एरोबिक कंडीशनिंग का मतलब है आपकी बॉडी की बड़ी बड़ी मांसपेशियों को उपयोग करके उनमें ऑक्सीजन पहुंचाते रहना, एक बैलेंस में, बोलते हैं ना, एक सप्लाई और डिमांड, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप थक जाएंगे, है ना। इसलिए एक बैलेंस बनाकर करना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें हैं, शब्द सुनने में भारी लगते हैं लेकिन बहुत सिंपल है। आप पैदल चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत जॉगिंग करते हैं, यही सारी चीज़ें एंड्योरेंस के लिए ट्रेन की जाती हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अचानक आप भागना शुरू कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगले दिन आप सोचेंगे कि मैंने कल चला था तो मुझे घबराहट हुई, मैं नहीं चलूँगा, वो गलत है। और अचानक आप ये सोचें कि नहीं, आज मैंने शुरू किया और मैं 2-3 दिन बाद सीधे दौड़ने लगूंगा, वो भी गलत है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक बेसलाइन बनाते हैं हर पेशेंट का। ये डिपेंड करता है कि कोविड के पहले पूर्व क्या उसकी स्थिति थी, वो अपनी कैसी एक्टिव लाइफस्टाइल जीता था या बैठने का काम करता था या ऑलरेडी बहुत स्लो मूवमेंट में था। ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हुए ना हम एक बेसलाइन बनाते हैं कि ये आपका है, स्टार्टिंग है, आपको ना इतनी देर चलना है शुरुआत में, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे 2-2 मिनट बढ़ाना है। अगर आप आज 7 मिनट चले, कल आप 9 मिनट चलिए, ऐसे नहीं आज 7 चले कल 20 चले, परसों 1 घंटा चले, ऐसे नहीं। तो एंड्योरेंस का हमेशा तरीका प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे बढ़ाइए उसको और अपनी क्षमता के हिसाब से। मैम, कोविड है, क्योंकि वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलता है, तो आप क्या टेली हेल्थ, मतलब कि क्या फ़ोन पे सलाह देना ठीक है, क्या उससे फिजियोथेरेपी काम करेगी? जी बिल्कुल करेगी। हम ये समझते हैं कि हर कोविड से गुजरा हुआ पर्सन हमारे पास नहीं आ सकता, फिजियोथेरापिस्ट तक नहीं पहुंच पाता है डायरेक्टली, क्लिनिक्स पे नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़ें। टेली हेल्थ के थ्रू आजकल पूरे दौरान कोविड के 2020 ने हमें सिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब पूरी एजुकेशन, पूरा स्कूल, यूनिवर्सिटी रन हो सकती है तो ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि पोस्ट कोविड क्योंकि कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं है, जैसे दर्द के लिए अगर हम टेली हेल्थ के थ्रू कंसल्ट करते हैं तो मशीन पे थोड़ा डिपेंडेंस होता है, हमको कुछ मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। मैम, समय का कमी होने के कारण इस बातचीत को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। दर्शकों, जैसे कि मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से हम कोविड के दौरान अपने शरीर को समझें और फिजियोथेरेपी के हेल्प से हम उसका इलाज कर सकते हैं। मैम, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम कोविड का इलाज कर सकते हैं, हम खुद को ठीक कर सकते हैं, पर अपने शरीर को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें जोड़ सकते हैं: अच्छा खाना, व्यायाम और अच्छी पॉजिटिव विचार के साथ आप कोविड को हरा सकते हैं। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।